अध्याय 816 हत्यारों को फांसी। जैसे ही ग्राम प्रधान ने बोलना समाप्त किया, यह अचानक शांत हो गया। टॉम्बकी पर गांव सिंध प्रदेश के सीमापुरी में शामिल हो गया था। मयंक, जो स्वॉर्ड सेंट ऑफ द वॉयड के प्रेरित बन गए थे, उन्हें 9 राज्यों का पहला तलवार मैट्रिक्स नीदरलैंड स्वॉर्ड मैट्रिक्स विरासत में मिला। जैसा कि सभी ने अनुमान लगाया था, पुराना ग्राम प्रधान एक उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए सिंध प्रदेश से चला गया था। अब संत विमान के सभी कृषक जो शून्य के तलवार संत से संबंधित थे, मयंक के पीछे चले गए। इस बिंदु से सिंध प्रदेश में संत हुए। सिंध प्रदेश की सीमापुरी एक पवित्र भूमि थी और इसलिए पूरे देश से कृषकों को आकर्षित करने के लिए योग्य थी। सिंध प्रदेश इतिहास में पहली पवित्र भूमि बन जाएगी जिसके महल में भगवान संत स्तर के नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने प्रभुत्व में संतों पर शासन किया। सभी 9 राज्यों में पवित्र भूमि के प्रभारी संत स्तर के कृषक थे। आखिरकार यह कृषकों की दुनिया थी। ग्राम प्रधान के शब्दों ने मयंक की विरासत की पुष्टि की और सिंध प्रदेश को भी पवित्र किया। अन्य पवित्र स्थानों के पास अब मयंक के साथ खिलवाड़ करने का कोई कारण नहीं होगा। महल के स्वामी के रूप में वह और पवित्र भूमि के अन्य पक्ष मैट्रिक्स को तोड़ने के लिए एक साथ आए थे। वह सफल रहे थे और उन्हें नीदरलैंड स्वॉर्ड मैट्रिक्स विरासत में मिला था। बाकी लोग इससे अधिक क्या कह सकते हैं? मयंक को कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि ग्राम प्रधान एक संत थे। फैसला आने से एक दिन पहले ग्राम प्रधान ने उनसे बात की थी। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना है या नहीं, इसका निर्णय लेने से पहले वह सब कुछ जानना चाहता था, और जबकि ग्राम प्रधान ने उसे सब कुछ नहीं बताया था, उसने उसे संत विमान के बारे में बताया। उन्होंने वादा किया था कि जब तक मयंक ने नीदरलैंड स्वॉर्ड माउंट के भीतर बचाव और मैट्रिक्स को तोड़ने में भाग लिया, सिंध प्रदेश में संत होंगे और उनकी सुरक्षा से लाभ होगा। इसलिए मयंक ने बचाव में भाग लेने का कार्यकारी निर्णय लिया। जैसा कि आचार्य शंकु के दैवीय प्रतीकों ने भविष्यवाणी की थी, परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, लेकिन दुर्भाग्य की संभावना थी। न केवल प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर के खतरों के कारण, बल्कि मैट्रिक्स से बाहर आने के बाद अन्य पवित्र भूमि के दबाव के कारण भी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। मयंक ने इस पर पहले ही विचार कर लिया था। उन्होंने इतनी आसानी से अपने आसपास के लोगों के भाग्य का फैसला करने की हिम्मत नहीं की। यदि ग्राम प्रधान के शब्द न होते तो मयंक के लिए निर्णय लेना अभी भी कठिन होता। संयोगिता चौहान ने पहले जो कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। संतों के बिना सिंध राज्य को कभी भी बोलने का अधिकार नहीं होगा और इसलिए उसे कभी कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मयंक ने न केवल इसे प्रभावित करने के लिए, बल्कि सिंध प्रदेश के भविष्य के लिए लड़ने के लिए भी बचाव में भाग लिया था, और उसने ऐसा ही किया था। हालांकि मयंक को शतरंज के संत ने लगभग मार डाला था, वह अपने 9 जीवन में से एक का उपयोग करके बच गया था और अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया था। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि चौहान राजा इतना निरंकुश और निर्दयी होगा और चंद्रमुखी के माता पिता की हत्या कर देगा, जो आम नागरिकों से ज्यादा कुछ नहीं थे। मैं सिंध प्रदेश के सीमापुरी के पैलेस लॉर्ड मयंक घोषणा करता हूं कि टॉम्बकीपर गांव अब से सीमापुरी पैलेस के अधिकार क्षेत्र में है। टॉम्बकीपर गांव का ग्राम प्रधान अब पवित्र सीमापुरी पैलेस का बुजुर्ग है। मयंक ने उदासीनता से चौहान राजा की ओर देखते हुए उदासीनता से घोषणा की। अब से सिंध प्रदेश की सीमापुरी अब संतों के बिना एकमात्र पवित्र भूमि नहीं रहेगी। सिंध प्रदेश और चौहान महल अब समान स्थिति के थे। यह पूर्वी राज्य की सीमा है। टॉम्बकीपर गांव पूर्वी राज्य की भूमि पर है, चौहान किंग ने कहा। उनकी नजरें मयंक पर टिक गईं। सभी 9 राज्य सम्राट लक्ष्यराज के समर्थक हैं, यहां तक कि पूर्वी राज्य और सिंध प्रदेश भी मयंक महान चौहान राजा को देखता रहा। टॉम्बकीपर गांव को सिंध प्रदेश में स्थानांतरित किया जाएगा। आप उम्मीद करते हैं कि यह मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा क्योंकि आप कहते हैं कि टॉम्बकीपर गांव सिंध प्रदेश में शामिल हो जाएगा, खिल चौहान ने तीखी टिप्पणी की। मयंक ने खिल चौहान पर उदासीन दृष्टि डाली और कहा, जब मैं महल का स्वामी महान चौहान राजा से बात करता हूं तो आपके पास टिप्पणी करने के लिए कोई जगह नहीं होती है। खिल चौहान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने फौलादी दृष्टि से मयंक की ओर देखा। जब उन्होंने मयंक को चुनौती दी थी तो उन्हें उनकी निम्न रैंक के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। अब मयंक ने एक बार फिर अहंकारपूर्वक खुद को महल का स्वामी बताया। क्या उन्हें सचमुच विश्वास था कि सिर्फ इसलिए कि सिंध प्रदेश में अब संत हैं, उनकी स्थिति उनके बराबर होगी, या कि वह अपनी तुलना महान चौहान राजा से कर सके? उसी क्षण एक अन्य व्यक्ति मयंक की ओर चला गया और सभी की निगाहें नए आगमन की ओर मुड़ गईं। यह ऋषि और संत श्रेणी के प्रबल ऋषि साधक अजय थे। एक शिष्य अपने गुरु के दोषों के बारे में नहीं बोलता। हालांकि मेरे गुरु शतरंज के संत ने अपनी मानवता खो दी और खुद को बचाने के लिए मेरी पत्नी और भाइयों के जीवन का बलिदान दे दिया। मेरी पत्नी और छोटे भाई, साथ ही सुमेरु पर्वत और महान राजवंश के अन्य किसान उसकी वजह से मर गए। वह संत बनने के योग्य नहीं था और उसकी मृत्यु का कोई मतलब नहीं था। पैलेस लॉर्ड मयंक ने जो किया वह धर्मपूर्ण था। मेरा मानना है कि भले ही पैलेस लॉर्ड मयंक ने कार्रवाई नहीं की होती, सुमेरु पर्वत और चौहान राजा ने शतरंज के संत का अंत कर दिया होता। यदि चौहान राजा जिम्मेदार व्यक्ति का पीछा करना चाहिए। अजय ने आगे कहा, आज से मैं अजय सिंध प्रदेश के सीमापुरी में खेती करना चाहता हूं। अगर सम्राट लक्ष्यराज नहीं समझे तो जो कुछ हुआ उसके बारे में गवाही देने के लिए मैं पैलेस लॉर्ड मयंक का अनुसरण करूंगा।
9 राज्यों से नीदरलैंड स्वॉर्ड माउंट में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि क्या हुआ था। अजय की आवाज कठोर और भावहीन थी और बोलते समय उसने लियू जोंग पर ठंडी नजर डाली जो भीड़ के बीच खड़ा था। अजय ने शतरंज संत के अलावा किसी को भी दोषी नहीं ठहराया और यह देखने वाले सभी लोगों के लिए स्पष्ट था कि यदि चौहान राजा मयंक को हिरासत में लेने के लिए शतरंज संत की मौत को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे तो यह काम करने की संभावना नहीं थी। अजय होलीजी पैलेस में भी शामिल होंगे। कई लोग आश्चर्य से देखते रहे। इसके बाद संतों, टोंबकी पर गांव के शक्तिशाली शिष्यों और साधु और संत रैंकिंग के अजय जैसे कृषकों के शामिल होने से सिंध प्रदेश की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। सिंध प्रदेश और न ही टोंबकी पर गांव से किसी ने भी महान राजवंश के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कामना नहीं की। महान राजवंश के लोगों की मृत्यु शतरंज संत के कारण हुई थी। यदि चौहान राजा इस मामले में दोष का पता लगाना चाहते हैं तो शायद सुमेरु पर्वत के प्रभात से बात करना एक अच्छी शुरुआत होगी। उन्होंने ही सलाह दी थी कि हम शतरंज के संत को बचाने में मदद करें। मयंक ने बिना किसी परवाह के टिप्पणी की। फिर उसने अन्य पवित्र भूमियों से आए लोगों को देखा। आप सभी 9 राज्यों की पवित्र भूमि से हैं और आप में से कई अत्यधिक सम्मानित बुजुर्ग हैं। क्या मैंने कोई गलत बयान दिया है? देखने वालों की आंखें छलक उठीं। जब मयंक ने नीदरलैंड स्वॉर्ड मैट्रिक्स को सक्रिय किया तो उसके पास शतरंज के संत को मारने की शक्ति ही नहीं थी। इस प्रक्रिया में मयंक अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को मार सकता था। सुमेरु पर्वत के लोग और महान राजवंश के लोग सभी संभावित लक्ष्य थे, लेकिन मयंक ने उन पर हमला नहीं किया था। वह जानता होगा कि यदि उसने ऐसा किया तो यह सभी पवित्र भूमियों के लिए उसका विरोध करने का एक बहाना होगा। महल भगवान, मयंक ने सच कहा। मैं गवाही दे सकता हूँ, कबीर राज्य केजी होली पैलेस से किसी ने कहा। मयंक ने स्पीकर की ओर देखा और देखा कि यह किसान जुगेई था जिसने पिछले साल 9 स्टेट्स फोरम में सेकेंड रनर अप के रूप में भाग लिया था। ये सच है, यह देखकर कि जियान घाद ने बात की। जी होली पैलेस के अन्य मजबूत कृषक भी सहमत हुए। महान राजवंश के लोगों की मौतें वास्तव में पैलेस लॉर्ड ये की कार्रवाई के कारण नहीं थीं। सम्राट लक्ष्यराज को मामले की जांच के लिए किसी को भेजना चाहिए। इस दौरान कबीर नगर के लोगों ने भी अपनी बात रखी। कबीर नगर के लोग बोले हैं, छुप छुप कर कई विचार। 9 राज्यों में कबीर नगर का विशेष स्थान था। चूंकि वे अब इस विषय पर बात कर चुके थे, इसलिए संभावना थी कि चौहान राजा के पास मयंक से निपटने के लिए कोई और बहाना नहीं होगा। वह तलवार और वह लड़की युद्ध के दौरान अधिकांश मौतों का कारण बनी। चौहान किंग ने फिर भी नरमी बरतने से इनकार कर दिया। मयंक ने दूसरों की ओर उदासीनता से देखा, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना दिमाग हिलाया। एक पल में एक शानदार तलवार बिल सुदूर दूरी के शून्य में प्रसारित हो गई। कई लोगों ने तलवार बिल की ओर देखा और उनके दिल बुरी तरह कांप उठे। यह दिव्य तलवार की आत्मा है। जल्द ही एक विशाल तलवार शून्य को पार कर अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर बढ़ी। वह सीधे नीचे गिर गया, जिससे तलवार सीधे मयंक के सामने गिरने से पहले कई लोग उसके रास्ते से हट गए। संत बुजुर्ग, मयंक ने अपने बगल के बूढ़े ग्राम प्रधान की ओर देखा। बूढ़े ग्राम प्रधान ने दोनों हाथों से विशाल तलवार लहराई और एक पल में एक भयानक पवित्र शक्ति उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। अदृश्य तलवार तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी पर छा गई और एक तलवार का चित्र अचानक इस विशाल स्थान को कवर करता हुआ दिखाई दिया। यदि आप यह सब जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। यह तलवार मेरे भाई द्वारा बनाई गई थी और वह नीदरलैंड स्वॉर्ड माउंट में तलवार मैट्रिक्स का प्रभारी था। चंद्रमुखी तलवार की आत्मा है जिसे नीदरलैंड स्वॉर्ड मैट्रिक्स से विकसित किया गया है। वे एक साथ दिखाई दिए और मयंक के साथ नीदरलैंड की तलवार को सक्रिय करने में सक्षम थे। चौहान महल के लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण किया और अब तलवार को दोष देते हैं। क्या मजाक? ग्राम प्रधान की आवाज सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी और अचानक सब कुछ स्पष्ट होने लगा। तो यह इस प्रकार था। शून्य के तलवार संत ने उत्तराधिकारी की तलाश में नीदरलैंड तलवार मैट्रिक्स को यहां रखा और टोंबकी पर गांव को इसकी रक्षा करने का काम सौंपा। मयंक उत्तराधिकारी था। तो क्या चौहान राजा अब संतुष्ट हैं? मयंक ने महान चौहान राजा की ओर देखते हुए कहा। चौहान किंग की निगाहें उस पर ठंडी नजर आईं। उसने फिर अपनी नजरें ग्राम प्रधान की ओर घुमाईं। जब ग्राम प्रधान ने तलवार पकड़ी तो वह और भी मजबूत लगी। तलवार को एक अन्य तलवार दास द्वारा रूपांतरित किया गया था और वे दोनों शून्य के तलवार संत के अनुयायी थे। अब जब वे फिर से एक हो गए तो माहौल और अधिक तीव्र हो गया। ठंडी खर्राटे के साथ चौहान किंग अचानक मुड़े और बोले, चलो चलें। जैसे ही वह समाप्त हुआ और जाने के लिए मुड़ा, महान राजवंश के सभी लोगों ने मयंक की ओर देखा जो खाली होने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से यह सब सिर्फ मयंक को बेहतर दिखाने के लिए था। क्या मैंने कहा कि आप जा सकते हैं? मयंक अचानक बोला, जिससे सभी लोग ठिठक गए। 9 राज्यों के सभी लोगों की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। आज चौहान किंग मयंक और उसकी पार्टी को खत्म करने के मकसद की तलाश में दबंग और निरंकुश हो गए थे। मयंक ने जो कुछ भी हासिल किया था उसे जबरन जब्त करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे उसके लिए ऐसा करने का बहाना ढूंढना असंभव हो गया। इसके अलावा उन्होंने निस्संदेह उस अधिकार और दबाव को महसूस किया जो तब जारी हुआ जब ग्राम प्रधान ने एक अजय लड़ाई के सामने झुकते हुए दिव्य तलवार पकड़ ली। लेकिन अब मयंक ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश करने की हिम्मत की।
चौहान किंग ने धीरे से अपनी आंखें घुमाईं और उनमें अचानक अतुलनीय तेज रोशनी फूट पड़ी। दैवीय पथ का एक भयानक दबाव मयंक पर उतरा, जो दम घुटने के लिए काफी भारी था। आपको क्या लगता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? चौहान राजा ने ठंडे स्वर में बात की और महान राजवंश के लोगों ने भी मयंक को देखा। क्या वह परेशानी पूछ रहा था? हालांकि साधना की दुनिया का मानना है कि मुट्ठी हर चीज पर राज करती है, अंत में हमें अभी भी तर्कसंगत होना होगा। मयंक ने झो चौहान राजा की ओर देखा और फिर उसकी नजर चंद्रमुखी और जमीन पर पड़ी दो लाशों पर लौट आई। क्या चौहान राजा इन दोनों की मृत्यु का हिसाब देना भूल गए? सभी ने मयंक की ओर देखा। क्या यह आदमी चाहता है कि चौहान किंग उसे उत्तर दे? उपस्थित अनेक लोगों के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। वह सही थे कि कृषकों की दुनिया में मुट्ठी तर्क सहित किसी भी अन्य चीज से अधिक बड़ी होती है। चौहान राजा का व्यक्तित्व कैसा था कि उन्हें दो नागरिकों की फांसी का आदेश देने के लिए हिसाब देना पड़ा? आप किस प्रकार का खाता चाहते हैं? चौहान किंग ने मयंक को कसकर और भावहीन होकर देखा। मयंक ने शांति से कहा, यह अफसोस की बात है कि मैं महान चौहान राजा को नहीं मार सकता और मैं चौहान राजा से इसका बदला खून से मांगने के योग्य नहीं हूं। मयंक ने शांति से कहा और कई लोगों के दिल कांप उठे। मयंक ने यह कहने का साहस किया कि वह महान चौहान राजा को मारना चाहता था। यह किसी अन्य जैसा पागलपन नहीं था। दूसरी ओर हर कोई यह भी जानता था कि चौहान किंग अगर हो सके तो मयंक की जान लेना चाहेंगे। मयंक ने धीरे से कहा, लेकिन हत्यारों को यहाँ अपनी जान छोड़नी होगी। और महान राजवंश के दो कृषकों की आंखों में एक चमक आ गई, उनकी आंखें चिंता से तेज हो गईं। उन्होंने हत्या को अंजाम दिया था और अब मयंक बदले में उनकी जान चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चौहान किंग ने सवाल किया। नजरें मयंक पर टिक गईं। उसके सामने महान राजवंश के लोगों को फांसी देने के लिए। संत बुजुर्ग, यदि मैं चौहान राजा के हाथों मर गया तो क्या आप महान राजवंश के सभी लोगों का जीवन समाप्त कर देंगे? मयंक ने पूछा। हाँ, ग्राम प्रधान ने उदासीनता से उत्तर दिया। अजय से मयंक ने शांति से सिर हिलाया। 9 राज्यों की सभी पवित्र भूमि के लोग आज गवाही देंगे। जो लोग हत्या करते हैं वे भी बदले में मारे जाएंगे। निष्पादित करना। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, तलवार के चित्र के भीतर से प्रकाश की अतुलनीय रूप से उज्ज्वल धाराएं बरसने लगीं, जो प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज थीं। 2 तेज आवाजें सुनाई दीं और महान राजवंश की दिशा में 2 मजबूत कृषकों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। अध्याय 817 पवित्र युद्ध। बहुत तेज तलवार के चित्र की सहायता से संत विमान के कृषक एक ही वार से हत्या कर सकते थे। तलवार के चित्र से सांस लेते हुए एक भयानक चमक निकली जिसने सभी को अपने भीतर समा लिया। टॉम्बकी पर गांव इस समय बेहद शांत था। निष्पादित। मयंक ने सीधे चौहान महल के लोगों को फांसी का आदेश दे दिया। हत्यारों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। और चौहान राजा के सामने यदि इस दिन उनकी मृत्यु हो जाती तो उन्होंने ग्राम प्रधान को चौहान राजा को छोड़कर सभी को मारने का अधिकार दे दिया था। किसी को नहीं पता था कि वह इतना लापरवाह हो जाएगा। अपनी ताकत और एक पवित्र राजवंश के पवित्र राजा के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर चौहान राजा ने 2 नागरिकों को चींटियों पर कदम रखने के बराबर आसानी से मारने का आदेश दिया था। असहमत होने का साहस किसने किया? लेकिन इस दिन क्रूर चौहान राजा का मुकाबला 9 राज्यों के भीतर एक पवित्र भूमि के इस सबसे कम उम्र के स्वामी से हुआ, एक युवक जिसने संतों की सत्ता को चुनौती देने का साहस किया। अनगिनत लोगों ने उस युवक की ओर देखा जो गर्व से खड़ा था। यह पैलेस लॉर्ड, जो कभी 9 स्टेट्स फोरम में विनम्र और विनम्र था, सीमापुरी के इतिहास में अब तक का सबसे कम उम्र का पैलेस लॉर्ड था। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वह 9 राज्यों की सभी पवित्र भूमियों में सबसे कम उम्र के नेता थे। 9 स्टेट्स फोरम में सभी ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा देखी, लेकिन आज सभी ने उनकी क्षमता देखी। पवित्र मार्ग का आचरण। 9 राज्यों की पवित्र भूमि से कुछ लोगों ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। उनके सामने के दृश्य ने कई लोगों को यह देखने की अनुमति दी कि संतों से संबंधित गुणवत्ता युवा मयंक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। भविष्य में वह एक महान कमांडिंग व्यक्ति होंगे। वे सब समझ गए कि मयंक अपनी जिंदगी से दाव लगा रहा है। यदि चौहान राजा उसे मारना चाहे तो ग्राम प्रधान भी उसे रोक नहीं सकता था। सबकी नजर चौहान राजा पर पड़ी, जिनकी नजरें मानो मयंक को पूरा निगल जाना चाहती थीं। उनकी घृणित दृष्टि संतों के शक्तिशाली अधिकार के साथ मयंक पर केंद्रित थी, जिससे दबाव डाला जा सके, जिससे मयंक का शरीर इस हद तक कठोर हो जाए कि उसका हिलना असंभव हो जाए। फिर भी वह बिना रुके दूसरे की आंखों में देखता रहा। अब जबकि सिंध प्रदेश में भी संत थे, उन्हें पवित्र भूमि के स्वामी के समान दर्जा प्राप्त था। तो यदि चौहान राजा में उसे मारने का दुस्साहस था तो वह क्यों नहीं कर सका? हत्यारों को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अब जब सिंध प्रदेश में संत थे तो इसे 9 राज्यों की अन्य पवित्र भूमियों से कम नहीं आंका जा सकता था। आज इन दोनों को फांसी न केवल चंद्रमुखी को न्याय दिलाने के लिए थी, बल्कि 9 राज्यों के सभी लोगों को उसका दृढ़ संकल्प देखने के लिए भी थी। सिंध प्रदेश को भड़काया नहीं जा सका। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और विस्तार चुप रहा। चौहान राजा छोटी उम्र से ही उत्सुक और शक्तिशाली थे और इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। लेकिन आज उसे अपना साथी एक ऐसे युवक से मिला जो न केवल अपने से कम उम्र का था बल्कि शायद उससे भी अधिक क्रूर था। उनके बीच एक युग के साथ दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। अचे से आखिरकार चौहान राजा ने शब्द उगल दिए।
उन्होंने मयंक की ओर घूरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिंध प्रदेश ने आखिरकार एक सभ्य महल का स्वामी पैदा किया है, लेकिन दुर्भाग्य से यह अल्पकालिक होगा। सिंध प्रदेश वापस जाओ और पवित्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चौहान राजा ने मयंक की ओर देखा। उन्होंने यह बात हल्के ढंग से कही, जैसे वह किसी मामूली बात पर टिप्पणी कर रहे हों, लेकिन सभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पवित्र युद्ध। 9 राज्यों की भूमि ने कई वर्षों तक पवित्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। आज चौहान राजा ने मयंक को पवित्र युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा। यह आज आपका निर्णय होगा, आप सिंध प्रदेश में क्या लेकर आए। प्रार्थना करें कि आपको इसका पछतावा न हो। जैसे ही चौहान राजा का काम पूरा हुआ, वह मुड़े और विस्तार की ओर चल दिए। आकाश के ऊपर एक अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल और चमकदार महिमा खिल गई। फीनिक्स ने गाया और फीनिक्स की गाड़ी शून्य से प्रकट हुई। चौहान राजा उसमें घुसे और चले गए। चौहान महल के लोगों ने मयंक को बर्फीली नजर से देखा, खासकर खेल और संयोगिता चौहान को। यह ठंडा था। पहली बार किसी ने पवित्र राजा को इस तरह पार करने का साहस किया। सिंध प्रदेश मयंक को पश्चाताप के लिए तैयार रहना होगा। गोल्डन फीनिक्स सेना के लोगों को मयंक आसानी से नहीं मार सकते थे। 9 राज्यों की पवित्र भूमि के लोगों ने गहरी सांस ली। इतने वर्षों के बाद क्या 9 राज्यों की भूमि पर पवित्र युद्ध छिड़ जाएगा? इसके अलावा यह चौहान महल और सिंध प्रदेश के बीच था, जहां कई वर्षों तक कोई संत नहीं थे। आज कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिंध प्रदेश की पवित्र भूमि सीमापुरी का उत्थान देखा है। या क्या आज सिंध प्रदेश के सीमापुरी के अंत की शुरुआत होगी, जो अंततः उसके अंत की ओर ले जाएगी? पवित्र युद्ध, जैसा कि नाम से पता चलता है, संतों की लड़ाई थी। 9 राज्यों में जिस भी भूमि पर संत रहते थे, उसे पवित्र भूमि कहा जा सकता था। इसलिए संतों की लड़ाई पवित्र भूमि की लड़ाई के बराबर थी। 9 राज्यों के लिए पवित्र युद्ध का अर्थ पवित्र भूमियों के बीच युद्ध था। महान चौहान राजा एक पवित्र युद्ध शुरू करने वाले थे। एक पवित्र युद्ध निश्चित रूप से सम्राट लक्ष्य राज का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि आज की स्थिति को देखते हुए 9 राज्यों में सभी पवित्र भूमि के लोगों को लगा कि यह स्वाभाविक था। मयंक ने चौहान राजा को चुनौती देने के लिए सिंध प्रदेश के सीमापुरी में अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया और चौहान महल के लोगों को फांसी देने का आदेश जारी किया। चौहान राजा के लिए किलंशिका मयंक द्वारा उसी समय जवाबी कार्रवाई करना संभव नहीं था, क्योंकि आखिरकार मयंक एक महल स्वामी थे और उनके लोगों को भी ध्यान में रखा जाना था। लेकिन क्या चौहान राजा इस मामले को ऐसे ही टलने देंगे? मयंक को चौहान महल से अपने ही लोगों को फांसी देने का आदेश देने की अनुमति देने के लिए, और वह बस घूम गया और चला गया। क्या यह संभव था? यदि हाँ, तो दुनिया चौहान राजा के बारे में क्या सोचेगी? पवित्र राजा का अपना हृदय भी इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। वह एक युवा के साथ टकराव में हार गया था, इसलिए पवित्र युद्ध अपरिहार्य था। सिंध प्रदेश में सीमापुरी ने अभी अभी आशा के संकेत दिखाना शुरू किया था, और अब पवित्र युद्ध के आसन्न होने के कारण इसके उन्मूलन की एक बड़ी संभावना थी। तुरंत चौहान महल के लोग तितर-बितर हो गए और मयंक ने सुमेरु पर्वत के लोगों का सर्वेक्षण किया। प्रभात ने यह सब शांति से देखा। उस दिन नीदरलैंड स्वॉर्ड माउंड में उनके उपदेशों के बावजूद मयंक ने किलांशिका शतरंज सेंट पर जोर दिया। इस प्रकार आज की स्थिति पैदा हुई। इस असाधारण और बेजोड़ युवक का क्या होगा? कोई नहीं जानता था और केवल समय ही बताएगा। शायद वह मयंक को अपने आप में विकसित होते और अपना प्रतिद्वंद्वी बनते नहीं देख पाएंगे। यदि ऐसा है तो यह सचमुच अफसोस की बात होगी। चल दर चौहान महल के लोग पहले ही चले गए थे और चौहान राजा पवित्र युद्ध शुरू करेंगे। सुमेरु पर्वत के निवासियों को यहां अंशिकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वहां अभी भी शून्य का तलवार संत था। अध्याय 818 आसन्न तूफान। जैसे ही टॉम्बकी पर विलेज की हालिया निष्ठा की खबर फैली, पूर्वी राज्य सदमे से भर गया और पूरे 9 राज्यों में फैलता रहा। सिंध प्रदेश में सीमापुरी के पैलेस लॉर्ड मयंक ने नेदर स्वॉर्ड माउंड के भीतर नेदर स्वॉर्ड मैट्रिक्स को सक्रिय किया था और शतरंज के संत का वध किया था। ऐसा करने पर उसने शून्य के तलवार संत की विरासत प्राप्त कर ली थी। तब से टॉम्बकीपर गांव सिंध प्रदेश के अधीन होगा। टॉम्बकीपर गांव का मुखिया एक संत था और उसने एक पवित्र बुजुर्ग के रूप में सीमापुरी में प्रवेश किया था ताकि सिंध प्रदेश में अब संत रह सकें। सिंध प्रदेश के युवा नेता मयंक ने सिंध प्रदेश छोड़ दिया और 1 साल के समय में सिंध प्रदेश के लिए संतों की भर्ती करते हुए 9 राज्यों की यादों में अपना नाम छोड़ दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि पिछले महल के स्वामी ने खुद का बलिदान देने और उस युद्ध में मयंक की रक्षा करने में संकोच नहीं किया था ताकि वह महल के स्वामी का पद प्राप्त कर सके। एक और खबर आई जिसने 9 स्टेट को झकझोर कर रख दिया। मयंक ने खुलेआम चौहान राजा का अपमान किया था और 2 आम लोगों की खातिर उनके सामने राजा के प्रतिनिधियों को मार डाला था। इसके लिए चौहान राजा पवित्र युद्ध शुरू करेंगे। कुछ के अनुसार चौहान राजा के लौटने के बाद उन्होंने कबीर राज्य में एक दूत भेजा जहां सम्राट लक्ष्य राज के लोग रहते थे। 2 पवित्र भूमियों के बीच एक वास्तविक पवित्र युद्ध शुरू करने के लिए उसे सम्राट लक्ष्यराज को सूचित करना होगा। आखिरकार सम्राट लक्ष्यराज 9 राज्यों के शासक थे और 9 राज्यों के भीतर सभी पवित्र भूमि उनके प्रभुत्व में थी। अब जब सिंध प्रदेश में संत थे और उन्होंने इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी, तो यह अब पहले वाला सिंध प्रदेश नहीं रहा। यहां तक कि चौहान महल भी अपनी सेना को सीधे सीमापुरी पर आगे नहीं बढ़ा सकता था और उसे नष्ट नहीं कर सकता था।
इस तथ्य के बावजूद चौहान महल ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया था। एक अदृश्य तूफान चल रहा था। 9 राज्यों में कई वर्षों से पवित्र युद्ध नहीं हुआ था। यह कितना विनाशकारी हो सकता है। सभी लोगों के टॉम्बकी पर गांव छोड़ने के बाद कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने नेदरस्वोर्ड माउंड में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता चला कि नेदरस्वोर्ड माउंड का मैट्रिक्स इस हद तक खतरनाक हो गया था कि वे प्रवेश करने में असमर्थ थे। टॉम्बकी पर गांव के सिंध प्रदेश में प्रवास से यह संकेत मिलता है कि नीदरलैंड तलवार टीला अब अपना महत्व खो चुका है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। कबीर प्रदेश और जिक्सिया पवित्र महल को आगामी युद्ध की भनक लग गई थी। 9 स्टेट फोरम की लड़ाइयों ने उन्हें पहले ही झकझोर दिया है। जिक्सिया पवित्र महल ने एक सदी में एक बार प्रतिभाशाली जुगेयी को जन्म दिया था, जो स्वाभाविक रूप से संत शरीर के 5 तत्वों से संपन्न थे। लेकिन फिर भी जुगेयी को 9 स्टेट फोरम के 2 लोगों से पीछे स्थान दिया गया था, जिनमें से एक को पहले से ही एक आध्यात्मिक निकाय के रूप में पुष्टि की गई थी। कोष्टुव यह व्यक्ति था, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 15 साल की उम्र में वह पहले से ही इतना प्रतिभाशाली था कि वह आध्यात्मिक निकायों पर भी विजय प्राप्त कर सकता था, जो उसकी शक्ति की विशालता का संकेत देता था। इस समय जिक्सिया पवित्र महल से कुछ ही दूरी पर एक जागीर में सफेद कपड़े पहने एक युवक चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। कुछ दोस्तों से घिरा हुआ था जो इस मामले पर भी चर्चा कर रहे थे। सिंध प्रदेश के सीमापुरी के मयंक और कोष्टुव वास्तव में दुर्लभ प्रतिभाएं हैं, जिन्हें 100 वर्षों में खोजना मुश्किल है, और इतनी कम उम्र में 9 राज्य में प्रसिद्ध हैं। शायद जब मयंक को महल के स्वामी की उपाधि मिली तो ऐसे कई लोग थे जो उन्हें गलती करते देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन केवल 2 वर्षों के समय में सिंध प्रदेश ने संतों और ऋषि श्रेणी के साधकों को अपने में समाहित कर लिया है। यदि चौहान राजा के विरुद्ध मयंक की कुख्यात चुनौती न होती तो सिंध प्रदेश का उत्थान अजय होता। वास्तव में खिल को चौहान महल के पवित्र राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था, और उसने 9 स्टेट फोरम के बाद मयंक को चुनौती दी थी। मयंक ने बड़े अहंकार के साथ अपने आदान प्रदान में महल के स्वामी के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाया, लेकिन अंत में खिल को नुकसान हुआ और उसके पास वापस लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि वह ऋषि स्तर का नहीं होता और उसे 9 स्टेट फोरम में भाग लेना होता तो संभवतः उसे कोष्टुव से लड़ना पड़ता। दोनों में से यह बताना कठिन है कि कौन अधिक असाधारण है। कई लोगों ने प्रशंसा की और स्वीकार किया कि मयंक और कोष्टुव की प्रतिष्ठा अब 9 राज्यों के हर कोने में फैलने लगी थी। भाई बाई, ऐसा कहा गया था कि आप सिंध प्रदेश से आए थे और 9 राज्यों में यात्रा की थी। क्या आप मयंक और कोष्टुव को जानते हैं? किसी ने सफेद लिबास पहने युवक की ओर देखा और पूछा। यह युवक अपने कद में असाधारण था, परिष्कार और सज्जनता के साथ चुपचाप बैठा हुआ था। मैं उन्हें जानता हूं, युवक ने सिर हिलाया। ओह, सभी ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाई और पूछा, भाई बाई उनकी प्रतिभा के बारे में क्या सोचते हैं? 9 राज्य फोरम ने पहले ही साबित कर दिया है कि वे 9 राज्यों में दुर्लभ पाए जाते हैं। युवक शांत दिख रहा था, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। केवल 2 वर्षों में क्या वह पहले से ही इस स्तर तक विकसित हो गया था? ऐसा लगता था कि महल के स्वामी और मालिक ने अपनी मृत्यु से पहले जो निर्णय लिया था वह सही था। उन्होंने सोचा कि एक समय में उन्हें सिंध प्रदेश के पहले प्रतिभाशाली, सिंध प्रदेश के भविष्य के संत और सीमापुरी के उत्तराधिकारी महल स्वामी के रूप में सम्मानित किया गया था। यह सही है। हर कोई मुस्कुराया। युवक की तरफ एक खूबसूरत महिला झुकी और उसके लिए चाय डाली। यह महिला बेहद आकर्षक थी और इलाके में अपने लुक के लिए मशहूर थी। वह हल्के से मुस्कुराई। आप भी उतने ही प्रतिभाशाली हैं। समय के साथ 9 राज्यों के लोग भी आपका नाम जान जाएंगे। हाँ, भाई बाई सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें हमने कभी देखा है। उसके बगल वाला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आपकी क्या योजनाएं हैं? क्या आप 9 राज्यों में रहना जारी रखेंगे? युवक ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जिक्सिया पवित्र महल में खेती करने की योजना बना रहा हूँ। 9 राज्य की पूरी भूमि की यात्रा करने और दुनिया के सभी मामलों पर विचार करने के बाद उनकी धारणा पहले से अलग थी। पुराने समय में वह सिंध प्रदेश में चुने गए व्यक्ति और सभी का ध्यान केंद्रित थे। उनकी हर हरकत की जांच की जाती थी क्योंकि उन्हें एक संत के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा था और किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने अंत में उन्होंने बड़ों की आशाओं को पूरा करने और पवित्र भूमि का उत्तराधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने आप को इस प्रकार परिपूर्ण कर लिया था कि वह लोगों के प्रेम के योग्य बन गया। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। दुनिया को विभिन्न कोणों से देखने पर विभिन्न परिदृश्यों की खोज होगी, इसलिए उन्होंने दुनिया को ऐसे तरीकों से अनुभव करना छोड़ दिया जो सामान्य और महत्वहीन प्रतीत हो सकते हैं। अब जब उन्हें कुछ चीजें समझ में आ गईं, तो बाई ने फैसला किया कि उन्हें अन्य रास्ते अपनाने चाहिए, जैसे कि उन लोगों के साथ खेती करना जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम भाई बाई को अग्रिम बधाई देंगे। सब हंस पड़े। यदि कोई सामान्य व्यक्ति खेती करने के लिए जिक्सिया पवित्र महल में जाने के अपने इरादे का उल्लेख करता तो उसका उपहास किया जा सकता था। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस विषय का उल्लंघन किया था, उसकी प्रतिभा को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसके लिए जिक्सिया पवित्र महल में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, उसके बगल वाली खूबसूरत लड़की ने धीरे से कहा, और जिसने भी यह देखा वह मुस्कुराया और फिर अलविदा कहा।
युवक को महिला की नजर महसूस हुई। उसकी आंखें कहीं दूर केंद्रित थीं और उसके विचार अतीत में खींचे गए प्रतीत होते थे, उस समय तक जब उसके मन में एक महिला के लिए फिंशिकाएं थीं, एक तेजस्वी महिला जिसका स्वभाव उससे भिन्न था और जिसने मौजूदा नियमों को चुनौती देने का साहस किया। मैं एक ऐसी महिला को जानता था जिसने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया था। जब हम छोटे थे तब हमारी मंगनी हो गई थी, लेकिन वह मुकर गई। मैंने इसे उसके खिलाफ नहीं रखा। बाद में हमारे बुजुर्गों ने एक बार फिर हमारे लिए शादी की व्यवस्था की, लेकिन शादी के दिन वह आदमी जिससे वह प्यार करती थी सामने आया और वे दोनों हाथ पकड़कर मेरे पास आए। युवक ने अतीत को याद किया और मुस्कुराया। महिला ने उसे घूरकर देखा। क्या आपने अभी भी इसे जाने नहीं दिया? युवक ने महिला से कहा, मैंने पहले ही इसे जाने दिया है, लेकिन मेरे दिल में इससे अधिक रोमांटिक फिंशिकास नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपका साथ दे सकता हूं। महिला धीरे से मुस्कुराई। मैं तुम्हें रोक लूंगा, युवक ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, महिला ने सिर हिलाया। युवक केवल इस्तीफे के साथ मुस्कुरा सकता था। समर प्रदेश, कबीर नगर। समृद्ध कबीर नगर की कई लोगों ने 9 राज्यों में सबसे मजबूत ताकत के रूप में प्रशंसा की थी। इसकी पारिवारिक शाखाएं अनगिनत क्षेत्रों में घूमती हुई समर प्रदेश शहर के भीतर शाही महल की तरह खड़ी थीं। कबीर नगर स्वयं एक महल जैसा था। किसी ने भी इस प्राचीन और आदरणीय परिवार को अपमानित करने का साहस नहीं किया। 9 राज्य की सभी पवित्र भूमियों ने कबीर नगर के प्रति सदैव सम्मान बनाए रखा, क्योंकि कबीर नगर का उपनाम कबीर था। हालांकि कबीर निवास के इस प्रवंशिका परिसर के ऊपर छायाओं का एक जुलूस हवा से आ रहा था, जिनके बीच में एक गाड़ी थी। जुलूस को रोकने के इरादे से कई लोग खड़े हो गए, लेकिन गाड़ी के सामने वाले व्यक्ति ने एक टोकन निकाल लिया और हर कोई तुरंत दोनों तरफ सम्मानपूर्वक खड़े होने के लिए पीछे हट गया। गाड़ी आगे बढ़ती गई, कबीर निवास स्थान की ओर बढ़ती गई। ठीक उसी समय कबीर निवास पर आकृतियों की एक पंक्ति एक शक्तिशाली जुलूस में आकाश की ओर उठी। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने संत विमान की स्थिति का सुझाव देते हुए श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित किया। यह कबीर नगर के परिवार का मुखिया था, जिसके कारण सभी लोग चुपचाप खड़े होकर गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। जल्द ही गाड़ी उनके सामने उतरी और सभी की नजर गाड़ी के अंदर की आकृति पर पड़ी। कोई नहीं जानता था कि निरीक्षण करने वाला निरीक्षक कौन था। सम्राट लक्ष्यराज ने 9 राज्य की निगरानी के लिए समर प्रदेश की भूमि में 9 राज्य रक्षकों की स्थापना की थी। लेकिन भले ही 9 राज्य रक्षकों का कमांडर स्वयं संत कबीर के सामने आए, वह कबीर नगर का प्रमुख था और उसे अपना सम्मान देने की आवश्यकता नहीं थी, तो वह चुपचाप वहीं खड़ा देखता रहा। इसी समय एक आकृति गाड़ी से बाहर आई और आगे बढ़ी। वह लगभग 20 वर्ष का एक अत्यंत सुंदर युवक लग रहा था, जिसने पुरुषों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसकी त्वचा इतनी चमकदार और सुंदर थी कि वह एक महिला की चमक को भी मात कर रही थी। वह निश्चित रूप से किसी भी महिला से अधिक सुंदर लग रहा था। यदि वह स्त्री के वस्त्र पहने एक स्त्री होती तो वह असाधारण रूप से सुंदर होती। पुरुषों के कपड़ों में छिपी एक महिला संत कबीर असाधारण थे और संत स्तर के साधक होने के नाते इस प्रकार का छद्मवेश उनकी नजरों से बच नहीं पाता था। सभी पर्यवेक्षण निरीक्षकों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रतीत नहीं हुआ। वह कौन थी? इंस्पेक्टर के दौरे का क्या काम होगा? संत कबीर ने पूछा, लेकिन महिला ने बोलने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने एक टोकन निकाला और उसे दिखाया। जब संत कबीर ने टोकन देखा तो उनका दिल जोर से उछला और उनका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने जल्द ही उस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगा लिया। घुटने टेको, संत कबीर ने अपने पीछे सभी को आदेश दिया और फिर अतिथि का स्वागत करने के लिए झुकना शुरू कर दिया। कबीर नगर में जिसने भी यह दृश्य देखा वह अंदर से बेहद सदमे में था। भला उनके स्वामी भी ऐसी आज्ञा क्यों दे सकते हैं? उस टोकन का मतलब क्या था? एक के बाद एक सभी ने घुटने टेककर युवक को प्रणाम किया। कोई जरूरत नहीं, जैसे आप थे, युवक ने कहा। चौहान राजा ने पवित्र युद्ध शुरू करने के अपने इरादे के बारे में संदेश भेजे हैं, इसलिए गवाह को विस्तार से बताएं कि चौहान महल और सीमापुरी के बीच क्या हुआ था। हाँ, संत कबीर ने सिर हिलाया और पीछे मुड़कर एक व्यक्ति की ओर देखा, कबीर नगर का किसान जो 9 स्टेट फोरम और नीदरलैंड स्वॉर्ड माउंट से होकर गया था। उन्होंने आगे बढ़कर पूरी आपबीती बताई। सुनने के बाद युवक ने शांत भाव बनाए रखा और बाहरी तौर पर कोई उथल पुथल का संकेत नहीं दिया, लेकिन निर्णय लिया गया। पवित्र युद्ध के नियमों की घोषणा करने के लिए चौहान महल और सिंध प्रदेश के सीमापुरी को संदेश भेजें, युवक ने अपने पीछे के लोगों को आदेश दिया। हाँ, किसी ने सिर हिलाया और अचानक कृषकों का एक दल उड़कर चला गया। युवा बिना कुछ कहे गाड़ी में लौट आए और समूह शक्तिशाली संरचना में वैसे ही चला गया जैसे वे आए थे। संत कबीर ने प्रस्थान करती हुई आकृति को देखा और उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई। सम्राट लक्ष्यराज ने उन्हें अग्रदूत के रूप में 9 राज्य की भूमि पर आने की अनुमति दी थी। यह किस प्रकार का तूफान लाएगा? अध्याय 819 पवित्र युद्ध का प्रारंभ। सिंध प्रदेश, सीमापुरी। विस्तार से एक शक्तिशाली जुलूस आया और उनके पीछे हजारों पवित्र द्वीपों के किसान आए। सीमापुरी का राजमहल स्वामी मयंक लौट आया था। इसके अलावा उन्हें पहले ही पता चल गया है कि 9 स्टेट फोरम में सिंध प्रदेश ने शानदार रिकॉर्ड हासिल किया था और सभी 9 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कोष्टुव ने 9 स्टेट फोरम में पहला स्थान हासिल किया।
सिंध प्रदेश ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप 100 और टॉप 50 में जगह बनाई थी। जब 9 स्टेट फोरम में गए लोग यह समाचार सिंध प्रदेश में वापस लाए तो इससे बहुत हंगामा हुआ। जिन लोगों ने मयंक से पहले सवाल किया था उन्होंने उनके प्रति अपने पुराने पूर्वाग्रह त्याग दिए। इस तरह की उपलब्धि 9 राज्यों में पहली बार थी और भविष्य में कौस्तुभ का एक संत के रूप में अस्तित्व सुनिश्चित था। पुराने महल के स्वामी का चुनाव सही था। मयंक वास्तव में सीमापुरी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। महल का स्वामी वापस आ गया है। इस समय सीमापुरी के अंदर आवाजें सुनाई दी और कई आकृतियां अचानक हवा में उड़ गईं। कुछ युवा शिष्यों के चेहरे पर उत्साह और भक्ति का भाव दिखा। ये वे युवा थे जो एक ही उम्र के थे, लेकिन जब वे सीमापुरी में खेती कर रहे थे तो मयंक ने पहले ही सीमापुरी के लोगों को 9 राज्यों की सभी प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया था। कई लोगों ने कहा, महल के स्वामी को नमस्कार। मयंक ने नीचे जमीन की ओर देखा और भीड़ की ओर देखकर हल्का सा सिर हिलाया। यह दृश्य देखकर आचार्य शंकु और उनके पक्ष में मौजूद अन्य लोगों को भी बड़ी शांति महसूस हुई। अब सीमापुरी में मयंक की प्रतिष्ठा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जब उन्होंने पहली बार सीमापुरी पर कब्जा किया तो संदेह के वे स्वर नहीं रह गए थे। वे लोग कौन हैं? कई लोगों ने टोंबकी पर गांव के लोगों को देखा, एक बड़ी सेना जो मयंक के पीछे चल रही थी। मयंक के पास ही एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। यहां तक कि आचार्य शंकु और मांझी परिवार का मुखिया भी उनके पीछे खड़े थे। किसी का रुख और स्थिति अक्सर उसकी स्थिति का संकेत देती है। इस समय हवा से कुछ और आंकड़े सामने आ रहे थे। यह शमर सिंह, तलवार दानव, ऋषि भैरव और कुछ अन्य लोग थे जो मुस्कुराए और इस दिशा में चले गए। शक्तिशाली कृषकों ने नायकों की विजयी वापसी का स्वागत करते हुए एक स्वागत दल का गठन किया। हालांकि इस समय मयंक को जीत की खुशी नहीं थी। इसके विपरीत उनका मन कुछ उदास था। पूर्वी राज्य की यात्रा बेहद फायदेमंद थी, लेकिन साथ ही उन्हें एक अभूतपूर्व मजबूत दुश्मन चौहान महल का सामना करना पड़ा। मास्टर, अंकल मास्टर, मयंक ने पुकारा, सीमापुरी में सभी को बुलाओ, मुझे एक घोषणा करनी है। शमर सिंह और स्वॉर्ड डेमन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उन्हें मयंक की आवाज में अजीबता महसूस हो रही थी। उन्होंने आचार्य शंकु और मांझी परिवार का मुखिया को देखा और समझ गए कि कुछ गंभीर घटित हुआ होगा। ठीक है, उनमें से कई ने तुरंत सिर हिलाया और सीमापुरी के सभी कृषकों को बुलाना शुरू कर दिया और यहां तक कि हजारों पवित्र द्वीपों के द्वीप स्वामी को भी एक साथ लाया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। सीमापुरी में पवित्र संत मंडप की प्रभावशाली सीढ़ियों पर मयंक और अन्य लोग चुपचाप खड़े थे, एकत्रित भीड़ को देख रहे थे और महल में हर कोई बेहद तेज गति से आ रहा था। धीरे धीरे लोग कम आने लगे तो मयंक ने एक कदम आगे बढ़कर सबको इशारा किया। तुरंत वे शांत हो गए। 1 साल पहले मैं अपने अनुभवों को व्यापक बनाने के लिए अपने लोगों को सिंध प्रदेश से पूर्वी राज्य में ले गया और कुछ चीजें हुई जिनके बारे में आपने सुना होगा। 9 स्टेट फोरम में हमारे सिंध प्रदेश के शिष्यों ने बेहद शानदार परिणाम हासिल किए जो 9 स्टेट्स के किसी भी अन्य राज्य से कम शानदार नहीं थे। जैसे ही मयंक बोला, सभी ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और उन्होंने अपनी मुट्ठियां हल्की सी भींच लीं। इस बार 9 स्टेट फोरम में उनकी उपलब्धियों ने उन्हें वास्तव में विश्वासी बना दिया था। सिंध प्रदेश कई वर्षों से 9 राज्यों के संपर्क में नहीं था, क्योंकि वहां कोई संत नहीं थे। उनमें से कई लोग हीन महसूस करते थे और महसूस नहीं करते थे कि वे समान हैं। जब अमर प्रदेश का भद्रनगर आया तो किन्झोम कितना चमकदार था, यहां तक कि सीमापुरी भी भद्रनगर के सामने कुछ कम प्रभावशाली लग रही थी। इस प्रकार कई रियासतों ने खुद को भद्रनगर से जोड़ने का विकल्प चुना था। हालांकि मयंक की उपस्थिति ने सब कुछ बदल दिया और कुछ और चीजें साबित कर दी। मयंक ने आगे कहा और ग्राम प्रधान की ओर देखते हुए कहा, बेशक मैं आज आपको यहाँ 9 राज्य मंच में सिंध प्रदेश के शिष्यों की उपलब्धियों का बखान करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ चीजों की घोषणा करने के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। बूढ़े ग्राम प्रधान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक अनगिनत लोग उसकी ओर देख रहे थे, उसकी पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। पूर्वी राज्य में टोंबकी पर गांव का ग्राम प्रमुख संत विमान का है। अब वह टोंबकी पर विलेज को सीमापुरी में ले जाएगा और उसे एक पवित्र बुजुर्ग के रूप में सम्मानित किया जाएगा। मयंक ने शांत स्वर में कहा, लेकिन बस इस वाक्य ने उनके अंदर तक हिलाकर रख दिया था। संत, यह वृद्ध जनश्रुतियों में संत विमान का कृषक था। इसके अलावा उसे सीमापुरी का हिस्सा बनना था। यहां तक कि तलवार दानव, ऋषि भैरव और अन्य लोगों के दिल भी कांप उठे। हालांकि उन्हें लगा कि वह असाधारण थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह संत स्तर के थे। महल स्वामी, संत विमान, किसी ने कांपती आवाज में पूछा। मयंक ने ग्राम प्रधान की ओर देखा और एक पल में उसका स्वभाव अचानक बदल गया। एक पवित्र शक्ति का अंत हो गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि विश्व इस महान शक्ति के दबाव में है। संपूर्ण सीमापुरी हर कोने में इस पवित्र शक्ति को महसूस कर सकता था। यह एक वास्तविक संत है। कई लोगों के चेहरों पर उत्साह का भाव था। मयंक संत विमान का एक कल्टीवेटर सिंध प्रदेश में ले आया। मयंक ने कहा, अब आप बड़े को नमस्कार कर सकते हैं, और सभी ने झुककर और कैलांशिका के साथ जवाब दिया, पवित्र बुजुर्ग को नमस्कार। कई वर्षों से, कई पीढ़ियों के प्रयासों से सिंध प्रदेश का सपना एक संत का होना था, लेकिन आज संत स्तर का एक साधक वास्तव में एक पवित्र बुजुर्ग के रूप में उनके सामने प्रकट हुआ था। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि इसका सभी पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। यहां तक कि स्वॉर्ड डेमन और शमर सिंह भी उन्हें सम्मान देने के लिए बाहर आए।
नमस्कार पवित्र बुजुर्ग, उन्होंने कहा। शीर्षस्थ संतों को भी संतों का सम्मान करना पड़ता था। संतत्व न केवल एक आदर्श था बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी था। मयंक ने आगे कहा, इसके अलावा सीमापुरी नेदर पैलेस का निर्माण करेगा और पवित्र बुजुर्ग नेदर पैलेस के पैलेस लॉर्ड के रूप में भी काम करेंगे और टॉम्बकीपर गांव के लोग नेदर पैलेस के शिष्य बन जाएंगे। टॉम्बकीपर विलेज स्वॉर्ड सेंट ऑफ द वॉयड के नाम से अवतरित हुआ था, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। सभी ने गहरी सांस ली। न केवल उन्हें बुजुर्ग के रूप में सम्मानित किया गया बल्कि उनके लिए एक विशेष महल भी स्थापित किया गया था। जाहिर है महल का स्वामी गंभीर था। यह संत वास्तव में यहाँ खेती करने जा रहे थे। महल के स्वामी ने इसे कैसे हासिल किया? वरिष्ठ यांग, इस समय मयंक ने दूसरे की ओर देखा और यांग कबीरो बाहर निकल गया। कई लोगों में उत्सुकता का भाव दिखा। यह कौन हो सकता है? महल के स्वामी ने उन्हें वरिष्ठ कहकर संबोधित किया था। यांग कबीरो पूर्वी राज्य में सुरेश शहर के सिटी लॉर्ड, जो 9 राज्यों के ऋषि और संत रैंकिंग के एक ऋषि विमान कृषक भी हैं, ने सुरेश शहर से अपने कुछ लोगों को यहाँ आने और खेती करने के लिए हमारे महल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए सीमापुरी मैट्रिक्स पैलेस का निर्माण करेगा, जिसमें वरिष्ठ यांग कबीरो मैट्रिक्स पैलेस के महल स्वामी के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें मैट्रिक्स का अध्ययन मुख्य विषय होगा। इसके बाद मैट्रिसेस के तरीके से प्रतिभाशाली कोई भी व्यक्ति खेती करने के लिए इस महल में प्रवेश करेगा। सबके दिल फिर कांप उठे। 9 राज्यों की साधु और संत रैंकिंग में सबसे मजबूत, संत स्तर के नीचे मौजूद स्तरों के साथ सिंध स्काई रैंक में सबसे आगे रहने के लिए पर्याप्त था। सिंध प्रदेश में सीमापुरी की ताकत बहुत बढ़ गई थी और इसकी तुलना 9 राज्यों की कुछ पवित्र भूमि से की जा सकती थी। यह अच्छी खबर है। इसके बाद घोषणा करने के लिए एक बुरी खबर है। मयंक ने उत्साहित भीड़ से बात करना जारी रखा और अचानक सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। तलवार दानव, ऋषि भैरव और अन्य लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मयंक साधुओं के साथ लौटा था, फिर भी वह अभी भी बहुत गंभीर था। यह अवश्य ही भयानक समाचार रहा होगा। निकट भविष्य में हमारी सीमापुरी पूर्वी राज्य की पवित्र भूमि में चौहान महल के साथ युद्ध में हो सकती है। इसलिए सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह लड़ाई जीवन या मृत्यु का मामला होगा। यहाँ तक कि सीमापुरी का अस्तित्व भी इसी पर निर्भर है। यह कोई धमकी नहीं है। जैसे ही मयंक बोला, लोगों में जो उत्साह था वह डूबती हुई भावना में बदल गया। मयंक एक क्षण के लिए रुका और तब तक जारी नहीं रखा जब तक कि सभी को उसकी बात पचाने का समय नहीं मिल गया। यह युद्ध जीवन या मृत्यु से संबंधित है और मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सभी को चीजों पर सोचने के लिए कुछ समय दूंगा। युद्ध शुरू होने से पहले आप छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन तब से आप सिमपुरी के शिष्य नहीं रहेंगे और इस युद्ध से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि एक बार जब इस युद्ध की घोषणा हो जाती है तो आपको आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। यदि तुम महल छोड़ोगे तो तुम्हें भगोड़ा माना जाएगा, तुम्हारी खेती जब्त कर ली जाएगी। चरम समय में अत्यधिक उपायों की आवश्यकता होती है। यह पवित्र युद्ध सीमापुरी के लिए अग्नि का बपतिस्मा भी होगा। यह वही विचार था जब वह चुन रहा था कि पवित्र मंदिर में खेती के लिए किसे लाया जाए। जब पवित्र युद्ध शुरू हुआ तो केवल उन लोगों को ही रखा जाएगा जो महल के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते थे, और जिनके पास दृढ़ संकल्प की कमी थी उन्हें बाहर कर दिया गया था। इन लोगों को रुकने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं था। यह प्रतिकूल होगा। आज मैं आपको इस समाचार के संबंध में केवल एक विकल्प देना चाहता था। तुम्हें बर्खास्त किया जाता है, मयंक ने कहा, फिर जाने के लिए मुड़ा और अपने पीछे अनगिनत हैरान किसानों को छोड़ गया। मयंक के इन कुछ शब्दों ने उनके दिलों पर गहरा प्रभाव डाला, एक ऐसी भावना जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। महल को अंततः पवित्र कर दिया गया था, लेकिन सीमापुरी पूर्वी राज्य की पवित्र भूमि के साथ युद्ध में होगा। शमर सिंह और स्वॉर्ड डेमन मयंक के पीछे चले गए और स्वॉर्ड डेमन ने पूछा, क्या यह वास्तव में इतना गंभीर है? हाँ, मयंक ने सिर हिलाया। यहाँ महल के सभी मामलों, जिनमें होली एल्डर और पैलेस लॉर्ड यांग भी शामिल हैं, पर आपके ध्यान की आवश्यकता होगी और मैं उन्हें आपको सौंप रहा हूँ। मैं इन दिनों थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मास्टर चाचा आचार्य शंकु से परामर्श ले सकते हैं। अब बस इंतजार करना बाकी है। कोई बात नहीं, शमर सिंह ने सिर हिलाया। हम यहाँ से चीजों का ध्यान रखेंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है वह करो। बहुत ऋणी हूँ, मयंक मुस्कुराया और शाश्वती और अन्य लोगों के साथ चला गया। मयंक और कौस्तुभ अपने आवास पर लौटे और देखा कि एक समूह चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा है। कौस्तुभ की प्रेमिका कौस्तुभ की तरफ चली गई और उसके लिए उसकी शर्ट को समायोजित करने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो गई। फिर उसने मुस्कुराकर मयंक की तरफ देखा। क्या हमारे कौस्तुभ ने आपको लंबा चेहरा दिया? हाँ, लेकिन देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मयंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। महल में केवल वे लोग जो उसके करीबी थे उसे महल के स्वामी के रूप में नहीं मानते थे। थका हुआ यिन ने मयंक को धीरे से देखा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालकिन, मयंक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिन ने फुसफुसाते हुए कहा, जब वह महल का स्वामी बनने के लिए सहमत हुआ तो उसे इन सभी मुद्दों का सामना करना पड़ा। बेशक वह समझ गया था कि मयंक ने महल के स्वामी के रूप में सेवा करने के लिए सहमत होने से पहले चीजों पर सावधानीपूर्वक विचार किया था। यह सिर्फ सत्ता के बारे में नहीं था, बल्कि वास्तव में एक कामकाज था। यह देखते हुए कि सिंध प्रदेश में कोई संत नहीं थे, उन्होंने मिशन और जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली।
मास्टर सही कह रहे हैं, अब जब मैंने यह रास्ता चुन लिया है तो मैं केवल आगे बढ़ सकता हूँ। मयंक ने सिर हिलाया और अपने बगल में यश की ओर देखा और कहा, तुमने कड़ी मेहनत की है। यश फेंग और येन की देखभाल कर रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। मयंक भाई। तभी एक आवाज सुनाई दी और मयंक ने मुड़कर देखा तो अंशिका और रागिनी उसकी ओर आ रही थीं। महल में सभी जानते थे कि ये दोनों मयंक के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से नहीं रोका होगा। मयंक ने अंशिका की ओर देखा और सोचा कि समय कितनी तेजी से बीत गया। यह लड़की अब 20 साल की हो गई थी और पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। उसे देखकर मयंक को चंद्रमुखी की याद आ गई। जब उन्हें पहली बार अंशिकायर के बारे में पता चला तो वह चंद्रमुखी की ही उम्र की थी। हालांकि वह चंद्रमुखी से थोड़ी अधिक भाग्यशाली थीं। भले ही उसके बड़े चाचा चले गए थे, उसके माता पिता थे जो उसे एक राजकुमारी की तरह मानते थे और चंद्रमुखी उनकी तुलना में अधिक दयनीय थी। जब उनका विचार इस ओर गया तो चौहान राजा के प्रति उनकी घृणा और तीव्र हो गई। उसने अंशिका का सिर रगड़ा। अंशिका ने आदतन उसे झुंझलाहट भरी नजर से देखा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं की, उसे अपने बाल खराब करने दिए। क्या तुमने अच्छी खेती की? मयंक ने पूछा। अंशिका ने थोड़ा गर्व से कहा, हाँ मयंक भाई, मैं अब बहुत अच्छी हूँ। आगे बढ़ो और घमंड करो। मयंक मुस्कुराया। अंशिकायर, घर जाओ और फिलहाल महल में मत आओ। नहीं। अंशिका ने अपना सिर हिलाया और मयंक की ओर देखा। भाई मयंक, आप महल के स्वामी हैं, आप मुझे तरजीह नहीं दे सकते। तुम छोटी लड़की। मयंक ने उसके सिर पर हाथ मारा। यह लड़की उसके लिए भी बहुत चतुर थी। रागिनी, तुम लॉरेंट पर कब पहुंच सकती हो? मयंक ने रागिनी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं? रागिनी घबरा गई और फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दी। वह एक बार मयंक से लड़ चुकी थी, लेकिन अब मयंक ने जो कुछ भी किया था उसे देखकर वह केवल किनारे से ही देख सकती थी। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ गया था। रागिनी ने उत्तर दिया, मेरा मजाक मत उड़ाओ। आपकी प्राकृतिक प्रतिभा बहुत मजबूत है, इसलिए देरसबेर ऐसा होगा ही। मयंक मुस्कुराया, लेकिन रागिनी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। यश, रात का खाना तैयार कर लो। मैंने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। मयंक मुस्कुराया। यश ने सिर हिलाया और समूह ने शांतिपूर्ण रात्रिभोज का आनंद लिया। लेकिन बाहर की दुनिया में मयंक ने जो कहा उससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मयंक ने जो कुछ किया वह सिंध प्रदेश में फैल गया। कुछ दिनों के बाद यह झटका सिंध प्रदेश तक पहुंच गया। मयंक ने एक साधु का वध कर दिया था। भले ही यह मैट्रिक्स की मदद से किया गया था, फिर भी यह एक संत, एक महान व्यक्ति की हत्या थी। और सिंध प्रदेश में महल के युवा नेता ने एक महान शख्सियत के साथ ऐसा किया जिसकी सिंध प्रदेश को सराहना करने की जरूरत थी। झोंगजू शहर का संप्रभु परिवार, टिंगक्सू हाउस, उत्तरी क्षेत्र का मांझी परिवार, सिंध प्रदेश के दक्षिण में अल्केमी शहर और कई अन्य अनगिनत शीर्ष ताकतें इस खबर से हिल गईं। इस बार सिंध प्रदेश को अभूतपूर्व तूफान का सामना करना पड़ेगा। मयंक और उसके लोगों ने चुपचाप खेती की। वह एक संदेश का इंतजार कर रहा था। 1 महीने बाद आखिरकार सीमापुरी के ऊपर राजसी आकृतियों का एक जुलूस दिखाई दिया और वे सीधे पवित्र ऋषि मंडप के ऊपर आ गए। मयंक अपने कई लोगों को लेकर ऊपर वालों से मिलने के लिए रवाना हुआ। मयंक कहाँ है? विस्तार में से किसी ने पूछा। कौन जानना चाहता है? मयंक ने पूछा। 9 राज्यों के पर्यवेक्षण निरीक्षक, विस्तार में समूह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। मयंक की आंखें चमक उठीं। आखिरकार वे आए। पर्यवेक्षण निरीक्षक को हमसे क्या काम? मयंक ने पूछा। चौहान राजा ने सम्राट लक्ष्यराज को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि वह पवित्र युद्ध शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पैलेस लॉर्ड ये अपने घुटनों पर पश्चाताप करने के लिए चौहान महल में जाने और दिव्य तलवार और चंद्रमुखी को चौहान महल में भेजने के लिए तैयार हैं तो पवित्र युद्ध से बचा जा सकता है। क्या पैलेस लॉर्ड ये युद्ध या शांति चाहते हैं? पर्यवेक्षण निरीक्षक ने घोषणा की। जैसे जैसे उनकी आवाज धीमी होती गई, सीमापुरी में हर किसी ने क्रोधित रूप दिखाया। यह अपमानजनक है। प्रस्ताव सुनने के बाद महल के कई स्वामी अविश्वसनीय रूप से नाराज दिखे। मयंक ने दूर तक निरीक्षण कर रहे निरीक्षक को देखा। उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव था। उन्होंने उत्तर दिया, युद्ध। अच्छे से। पर्यवेक्षण निरीक्षक ने सिर हिलाया। इस क्षण से चौहान महल और सीमापुरी के बीच पवित्र युद्ध के नियमों के अनुसार पवित्र युद्ध की अनुमति दी गई है। सेंट प्लेन के साधक केवल बराबरी वाले लोगों से ही लड़ सकते हैं और उन्हें सेंट प्लेन से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मारने की अनुमति नहीं है। ऋषि स्तर के साधकों को ऋषि स्तर के नीचे किसी को भी मारने की अनुमति नहीं है। दोनों डोमेन से बाहर के कृषकों के परिवारों को युद्ध से छूट है। 9 स्टेट्स गार्ड्स इस पवित्र युद्ध की निगरानी करेंगे। क्या तुम्हें यह सब याद है? पर्यवेक्षण निरीक्षक ने पूछा। हाँ। मयंक ने सिर हिलाया। विदाई। पर्यवेक्षण निरीक्षक ने सिर हिलाया और फिर समूह चला गया। यहां घोषणा थी कि पवित्र युद्ध अब शुरू हो गया है। इस क्षण से आगे चौहान महल और सीमापुरी नियमों का पालन करते हुए समय, स्थान और साधनों से असीमित दूसरी तरफ से किसी को भी मार सकते थे। यह समझना आसान था कि ऐसे नियम क्यों बनाए गए थे। यदि संत विमान के नीचे किसी को भी मार सकते हैं तो दोनों पक्ष संत विमान के कृषकों को छोड़कर अपने सभी लोगों को समाप्त कर सकते हैं।